हेलो हेलो फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया था चैप्टर नंबर 62 का, लेकिन ये किसी कारणवश इसका वीडियो जो है वो 1.5 घंटे का बना था, वो करप्ट कर गया है। तो ठीक है, अभी तो उतना समय नहीं है कि मैं फिर से इसको बताऊं। मैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसको हाईलाइट किया है वो सारे आपको बता देता हूँ, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इतना आप श्योर रहिए कि इससे बाहर नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट के बारे में, कि इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन मत रखिएगा कि इन्वायरमेंट में सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स होता है। इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स आल्सो, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कि कल्चरल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो कल्चरल इन्वायरमेंट क्या होता है, तो जो द चेंज कॉज्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसमें जो ह्यूमन इंटरवेंशन, जैसे कि इंडस्ट्रीज डेवलप करना, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारा चीज जो है ये सब ह्यूमन इंटरवेंशन है नेचुरल इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये कल्चरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। कल्चरल इन्वायरमेंट और मैन इन्वायरमेंट सेम चीज है। ठीक, फिर मैंने बताया था इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में, कि सबसे पहले बताया कि पॉल्यूशन क्या होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, फिर बताया पॉल्यूटेंट्स क्या होता है। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो होता है कि इन्वायरमेंट में जो अनवांटेड सब्सटेंस का जो एंट्री हो जाता है, चाहे कि वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसियस हो, वो ये सब सारे चीज से क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट में जो अनवांटेड सब्सटेंस जो एंटर करता है, इससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। तो जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है उसको पॉल्यूटेंट बोलते हैं। पॉल्यूटेंट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। ये वो एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी, ये सब जो है पॉल्यूटेंट्स है। ठीक है, तब उसमें बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, हीट पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन, सबसे पहले एयर पॉल्यूशन हम जानेंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। तो imbalance in the amount or proportion of gases present in the atmosphere। तो एटमोसफेयर में जो गैस प्रेजेंट होता है, जैसे कि 78% आपका नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर इसमें इसके रेशियो में ऊपर नीचे होता है, इम्बैलेंस होता है किसी बाहर पॉल्यूटेंट्स के जाने के कारण, तो इसको बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन खत्म हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, की हमारा इंडस्ट्रीज और व्हीकल से जो स्मोक्स और पॉल्यूटेंट्स निकलता है वो हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। मैंने इसमें ये बताया था कि इंडस्ट्रीज और व्हीकल से किस किस टाइप का पॉल्यूटेंट निकलता है, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब पॉल्यूटेंट्स है जो कि इंडस्ट्रीज और व्हीकल से निकलते हैं। एक और पॉल्यूशन का जो गैसियस पॉल्यूशन का एक सोर्स है वो है वेटलैंड्स। वेटलैंड से हमें किस टाइप का पॉल्यूशन निकलता है, गैस निकलता है, वो मीथेन है। तो रिलीज जो वेटलैंड्स है वो मीथेन रिलीज करता है किस समय, जब हम एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं, जैसे जिस समय कि हम ये जिस समय हम टिलिंग करते हैं, जिस समय हम आ, कुछ भी सॉइल्स को प्लोइंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि मीथेन जो है वो वेटलैंड से निकलता है। ठीक है, अब देखते हैं इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि हम देखें कि इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब मतलब इनकी इसका अमाउंट जब इंक्रीज कर जाता है एटमॉस्फेयर में, तो एक कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ठीक है, जैसे कि फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स, कटिंग ऑफ ट्री, ये सब मेन रीजन है इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड gas in the atmosphere. Apart from this, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जो है ये भी ग्रीन हाउस गैसेज में इंक्लूडेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि मीथेन भी एक मीथेन भी एक आपका ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ये भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी ग्रीन हाउस गैस है। ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हम लोग क्या पढ़े थे कि ग्लोबल वार्मिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है कि एक तरफ हमारा एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ तो बढ़ता ही है, साथ साथ उसके कारण क्या होता है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी बढ़ता है। और उसके कारण क्या होता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ता है। और हर साल, लगभग हर साल, जो साइक्लोनिक रेन जो हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन में जनरेट होता है वो हमारे झारखंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। समटाइम्स इट कॉजेज
इट कॉजेज द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो आपको पता होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हमारे झारखंड में साउथ ईस्ट वाले डायरेक्शन से घुसता है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, जो हमारा वाटर करंट होता है उसका भी पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, जो अल नीनो इवेंट होता है वो अल नीनो इवेंट होता है, इसी कारण हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है बार बार। तो उसका भी जो अल नीनो है इसका एक पीरियड होता है कि हर इतने साल में, 10 साल 12 साल में बार बार इसका पीरियड आता है। लेकिन क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अल नीनो का भी जो फ्रिक्वेंसी जो 10 12 साल में था और घट के वो जल्दी जल्दी आने लगा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ओजोन ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस किस पर्सपेक्टिव से, तो हमारे जो सन रेज है, सन रेज में आपका अल्ट्रा वायलेट रेज निकलता है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो निकलता है उसको ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे इंडस्ट्री और ये सब से निकलता है, इट इज द, ये जो आपका मेन कारण, एक मेन समझिए कि एक मेन एलिमेंट है जिससे आपका ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, ठीक है। जब तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन तो होता है, तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन से कारण क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है सन से आता है वो हम हमारे अर्थ पे हिट करता है, जिसके कारण हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को भी हिट करता है। तो मैंने बताया था कि आप इस सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं कि ओजोन डिप्लीशन के कारण प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में भी इफेक्ट करेगा। तो हाँ, ये आपसे स्टेटमेंट को सही मानिएगा कि हाँ, कि ओजोन डिप्लीशन के कारण आपका जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो डायरेक्ट अर्थ पे हिट करता है, उसके कारण जो है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को भी हिट करता है। और इसे आपका और इंक्रीज इट, और ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो इंटर करता है वो ग्लोबल वार्मिंग का भी जो रेट है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये आपका ओजोन लेयर का डिप्लेशन से आपका जो वेजिटेशन है उसका भी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। हमारा ओजोन डिप्लीशन के कारण हमारा बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स का जेनेटिक स्ट्रक्चर भी आपका ऑल्टर होता है, जिसके कारण हमारा इम्यूनिटी में भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और एट प्रेजेंट मैनकाइंड इज फेसिंग स्किन कैंसर एंड कैटरैक्ट एंड अदर काइंड ऑफ डिजीज लाइक आई एंड स्किन। उसका भी एक मेन कारण जो है ओजोन डिप्लीशन जो है एक मेन कारण है, ठीक है। अब आया एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, तो एसिड रेन जो है जो हमारा जो फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल डीजल जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उसके कंबशन से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जो एटमोसफेयर में रिलीज होता है, ठीक है। तो विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड रेन में आपका क्या क्या कंपोनेंट्स है, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब सारे एसिड रेन का। और आप और भी जो जितने भी एलिमेंट्स आप इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा कि एसिड रेन में क्या क्या चीज एलिमेंट्स इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन आपको बताया था कि एसिड रेन होने से आपका सॉइल के फर्टिलिटी में भी डिक्रीज होता है, एक्वेटिक सिस्टम और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। जो बिल्डिंग्स होते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होते हैं, जैसे कि आप सुनते होंगे कि ताजमहल जो है पीला पड़ गया, उसका एक कारण एसिड रेन भी है। तो एसिड रेन के कारण आपका कोरोजन ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होता है। अब वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का मैंने डिफिनेशन बताया था कि मतलब वाटर पॉल्यूशन में जरूरी नहीं है कि कुछ चीज गया और वाटर में घुल गया तो ही वाटर पॉल्यूशन है, नहीं। इनसॉल्यूबल सब्सटेंस भी अगर वाटर में जाता है और वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड करता है, उसके कलर को, उसके टेस्ट को, तो उस फेनल को भी वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। वाटर पॉल्यूशन में इतना था। फिर आ जाइए सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन जो है वो, सॉइल पॉल्यूशन कब होता है, जब सॉइल का क्वालिटी जो है रिड्यूस कर जाता है, जिसके कारण सॉइल का जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाता है, उसी को बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए डेटा आ गया कि हमारे झारखंड में लगभग 10 लाख हेक्टेयर ऐसा एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि एसिडिक है, जिसका पीएच जो है 5.5 से भी कम है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीएच जो है वो जैसे जैसे घटते जाएगा वैसे उसका एसिडिटी बढ़ते जाएगा, और वैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो बेसिक होता जाता है, ठीक है। तो 5.5 हमारे जो सॉइल है उसका पीएच वैल्यू 5.5 है, एसिडिक है। लगभग 10 लाख हेक्टेयर हमारे पास ऐसा लैंड है, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ झारखंड लाइक धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, जामताड़ा, वहाँ पे 50% जो लैंड है, मोर देन 50% लैंड जो है वो एसिडिक है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे झारखंड में डिस्ट्रिक्ट जो कि डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को झेल रहे हैं। तो फास्फोरस जो न्यूट्रिएंट जो है वो, उसका डिफिशियंसी लगभग लगभग 80% डिफिशियंसी है आपको गुमला, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला, गोड्डा जैसे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और सल्फर का भी डिफिशियंसी है हमारे जिला में, जैसे कि
60 से 80% डिफिशियंसी, जैसे मान लिया अगर 100% चाहिए होता है तो उसमें 60 से 80% डिफिशियंसी, मतलब 100 चाहिए लेकिन हमारे पास 20 से 40% हमारे पास है। ठीक है, तो फिर हमको ऐसे जगह पे बाहर से आपको न्यूट्रिएंट्स देना पड़ता है, जैसे सल्फर एंड फास्फोरस, ये सब। ठीक है, अब आ जाइए नॉइस पॉल्यूशन। तो नॉइस पॉल्यूशन क्या है कि सच अमाउंट ऑफ साउंड विच एडवर्सली अफेक्ट द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ लिविंग बीइंग इन एन अनडिजायरेबल मैनर इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। तो जो हमारे फिजिकल और मेंटल मतलब फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को जो एडवर्सली इफेक्ट करता है नॉइज, उसको बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन। ग्लोबली माना जाता है कि नॉइज अबव 45 डेसिबल ड्यूरिंग द डे एंड 35 डेसिबल ड्यूरिंग द नाइट इज कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, और ऐसा मत सोचिएगा कि जो जो नॉइज पॉल्यूशन होता है सिर्फ और सिर्फ मैनमेड ही होता है। नॉइज पॉल्यूशन जो है वो नेचुरल भी हो सकता है, जैसे कि थंडर स्टॉर्म, रेन, लाइटनिंग, साइक्लोन, ये सब भी आपको अनडिजायरेबल नॉइज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो दिमाग में आपका होना चाहिए कि जो नॉइज पोल्यूशन है वो नेचुरली भी होता है। ठीक, हीट पॉल्यूशन जानते हैं कि हीट अगर जैसे कि इंडस्ट्री चलता है तो जो हीट निकलता है, व्हीकल चलता है तो उसके धुआं में, तो हीट पॉल्यूशन वही सब चीज़ों से हीट पॉल्यूशन होता है। ये हीट पॉल्यूशन भी आपके हेल्थ ऑफ लिविंग बींग्स को अफेक्ट करता है। अब आ जाइए क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज किसको बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू द चेंज इन आवर क्लाइमेट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जनरली अ लिमिट ऑफ 15 ईयर इन अ फिक्स्ड फॉर दिस। जैसे सीजन हमारा 3-4 महीना में चेंज होता है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट का जो पीरियड होता है वो कम से कम 15 साल से 30 साल का रेंज एक होता है, उसमें आपका क्लाइमेट जो है वो बदलता है। ठीक है, there are many reasons responsible for climate change, in which the increase in amount of greenhouse gas, increase in the amount of ozone depletion, and increase in the number of elements responsible for acid rain are the main one। तो क्लाइमेट चेंज का बहुत सारा कारण है, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना और ओजोन डिप्लीशन का बढ़ना और इंक्रीज इन एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, ये सब चीजें उनके कारण जो है क्लाइमेट चेंज जो है आपका, और मेन मेन ये सब क्लाइमेट चेंज का मेन मतलब मेन रिस्पॉन्सिबल इवेंट्स है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हैज द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इससे कारण क्या होता है? देयर विल बी इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ रेनफॉल। क्लाइमेट चेंज के कारण आपका अमाउंट ऑफ रेनफॉल इंक्रीज होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन भी इंक्रीज होगा, इसके कारण आपका फ्लड आएगा। फ्लड के कारण का लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी भी होगा। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का एक तरफ जहां आप देखेंगे कि फ्लड और ये वाला फ्लड आ रहा है और मतलब पानी बढ़ जा रहा है, आप दूसरी तरफ देखेंगे ऑन द अदर हैंड, due to the high rate of evaporation in the arid and semi-arid climatic regions, there is a possibility of drying up of water sources and effects of drought can be seen। कहीं पे आपको बाढ़ आ रहा है तो कहीं पे सुखाड़ भी आ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज का ये सब कारण, ये सब रिजल्ट हो सकता है। अब आज ये कुछ डेटा वाली चीज है। तो ये फॉलोइंग एफर्ट्स हैव बीन मेड एट द ग्लोबल लेवल रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। तो ठीक है, ग्लोबल लेवल पे ये सब इनिशिएटिव लिया गया है जो क्लाइमेट चेंज से टैकल करने के लिए। तो सबसे पहली बार देखिए, इम्पोर्टेंट ईयर हो गया 1979। 1979, आज से लगभग समझिए तो 21 और 26, 47 साल पहले। आज से 47 साल पहले ही 1979 में पहली बार क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ? जेनेवा में। ठीक है, और दूसरी बार का हुआ था सेकंड टाइम 1990 में। ठीक है, उसी बीच 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि वियना कन्वेंशन हुआ कब था और वियना कन्वेंशन में किस चीज का क्या ऑब्जेक्टिव क्या था। तो वियना कन्वेंशन जो है 1985 में हुआ था, ये आपको ऑर्गेनाइज हुआ था वियना। वियना से आपको पता चल रहा है कि वियना एक जगह का नाम है ऑस्ट्रिया में। ठीक है, वियना कन्वेंशन में क्या हुआ था कि इसमें डिसाइड हुआ था टू बैन द यूज ऑफ सब्सटेंसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मिथाइल ब्रोमाइड। तो हम पहले ही पढ़े कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। तो वियना कन्वेंशन में डिसाइड हुआ था कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मिथाइल ब्रोमाइड को, इसको बैन करने की बात हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि वियना कन्वेंशन में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को बैन करने की बात हुई थी। फिर 2 साल बाद 1987 में एक बाइंडिंग एग्रीमेंट बना साइन हुआ था। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। वहां पे भी क्या हुआ था? वहां पे भी बात ऑब्जेक्टिव था टू बैन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्यों क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम लोग बार बार बता रहे हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, इसीलिए 16 सितंबर, देखिए इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर ये डेट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि 16 सितंबर डेट क्या है। तो 16 सितंबर डेट इज सेलिब्रेटेड एज ओजोन प्रिजर्वेशन डे, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट हुआ था। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव था टू बैन क्लोरोफ्लोरोकार्बन टू प्रिवेंट ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, 16 सितंबर याद रखिएगा, 16 सितंबर ओजोन प्रिजर्वेशन डे। ठीक है, फिर
अब 1992 में तो आप लोग सभी को जानते हो कि 1992 जो ईयर था वो बहुत फेमस है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि एक अर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था कहाँ पे, तो रियो डे जेनेरियो ब्राजील में, जिसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जैसा ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टैब्लिश किया गया था, ठीक। और इसका जो आप लोग सुनते होंगे सीओपी कॉन्फ्रेंस, सीओपी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस जो स्टार्ट हुआ था ग्लोबल लेवल में, वो स्टार्ट हुआ था 1994 से। फिर 1997 में आप सुनते हैं क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ, क्योटो को है आपका जापान में। इसमें क्या होता है, इसमें भी बाइंडिंग एग्रीमेंट हुआ था किस चीज के लिए, द रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशन विच इज नोन एज क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल में आप कार्बन इमिशन को घटाने की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल में आप जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल में एक मार्केट मैकेनिज्म है जिसमें कार्बन का खरीद और बिक्री होता है। इसको आप अपने इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे डेट और आपका उसका ऑब्जेक्टिव जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसी को देखते हुए स्टेट क्लाइमेट सेंटर, झारखंड में स्टेट क्लाइमेट सेंटर को है अबॉलिश एस्टैब्लिश किया गया था, किसके हेल्प से, तो एकदम इंपॉर्टेंट चीज है कि झारखंड में स्टेट क्लाइमेट सेंटर एस्टैब्लिश किया गया था किसके मदद से, यूएनडीपी। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, यूएनडीपी, ठीक है। तो झारखंड में स्टेट क्लाइमेट, तो जब भी स्टेट क्लाइमेट का बात आएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सब यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक इसका इनिशिएटिव नहीं है, इसमें आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का आपका हाथ है। इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है स्टेट में कब रिलीज हुआ था, देखिए बताया जा रहा है कि 2008 में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 2008 30 जून को नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इन द स्टेट जो है वो रिलीज किया गया था। वाइल इन द ईयर 2030 मतलब 5 साल बाद झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज पब्लिश्ड। तो देखिए दोनों डेट इंपॉर्टेंट है कि नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इन स्टेट कब रिलीज हुआ था, तो 30 जून 2008 को। वाइल उसके 5 साल बाद मतलब 2013 में झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2008 भी एक तारीख भी याद कर लीजिए, 2013 भी देखिए याद करिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, कि झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जब रिलीज हुआ था तो उसके हिसाब से जो सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट था वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट था स्टेट का। इसीलिए आप देखेंगे कि अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में आपको सरायकेला खरसावां को किस चीज सिलेक्ट किया गया था, किस चीज के लिए, फॉर ग्रीन इंडिया मिशन के लिए, क्योंकि वो बहुत आपका सेंसिटिव जगह है, उसको सिलेक्ट किया गया था कि नहीं भाई इसको बचा के रखना है, ठीक है। अब आ जाइए CCKNIA का सबसे पहले आप फुल फॉर्म चाहिए। CCKNIA का फुल फॉर्म है क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन इंडियन एग्रीकल्चर। ये कब स्टार्ट हुआ था, इसका भी डेट 2013 है, तो आप देख रहे हैं ना, दो चीज का डेट 2013 है, आपका CCKNIA और झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज दोनों का ईयर जो है 2013 है। तो 2013 याद रखिएगा। अब आप कैसे याद रखिएगा, आपको याद रखना है, लेकिन याद रखना है डेट को, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव CCKIN का ऑब्जेक्टिव आपको बताए थे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से आप कोलैबोरेट करिए। और देखिए आप यहाँ क्लाइमेट चेंज है लेकिन आप कोलैबोरेशन किससे हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो लिखा हुआ है ना इंडियन एग्रीकल्चर CCKNIA, आपको अगर फुल फॉर्म पता रहेगा तो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे कि कौन से मिनिस्ट्री का जुड़ा हुआ है, लेकिन अब आईए का फुल फॉर्म नहीं जानेंगे तो ये आपके लिए दिक्कत होगा। तो क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन स्टार्टेड इन 2013। इसका इनिशिएटिव क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से आप कोलैबोरेट करिए, जिससे आप जिसके मदद से आप जो इनोवेटिव आईसीटी बेस्ड प्लेटफॉर्म से, इनोवेटिव आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, उसकी मदद से आप क्लाइमेट चेंज को टैकल करिए, ठीक है। अभी प्रेजेंटली इंडिया में 3 स्टेट में चल रहा है, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा में, ठीक है। और ये झारखंड भी जो है वो क्लाइमेट चेंज जैसे इफेक्ट से अनटच्ड नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड क्लाइमेट डेटा, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि 2020 से लेकर 2050 तक में जो जो झारखंड स्टेट है वो कैन रिकॉर्ड एन इंक्रीज इन 2 to 3 डिग्री इन द समर इंक्रीज इन द 2 to 3 डिग्री इन द समर टेम्परेचर और 4.7 to 5.2 डिग्री इन द कोल्ड डेज। तो ये वर्ल्ड क्लाइमेट डेटा का एक अनुमान है कि 2020 से लेकर 2050 तक समर टेम्परेचर और विंटर टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो विंटर टेम्परेचर जो बढ़ने का अनुमान है वो समर टेम्परेचर से बढ़ने का ज्यादा आपको जो है वो लगभग लगभग 5 डिग्री विंटर टेम्परेचर बढ़ेगा, और आपको जो समर टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। ये क्वेश्चन बार बार एक बार ये आया हुआ है, क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन भी है, ठीक है। और हमारे राज्य में जो एग्रीकल्चर वर्क है वो पूरे लैंड, झारखंड का जो पूरा लैंड है उसके मात्र 23% जो जगह है वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर वर्क किया जाता है, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर जो हमारे यहाँ का है वो बेसिकली जो है वो मानसून क्लाइमेट पे डिपेंड है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारे यहाँ झारखंड में लगभग 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 क्या है
एक डेटा है कि हमारे झारखंड में जो टोटल एग्रीकल्चर वाला एरिया है उसमें मात्र 15% ही एरिया जो है वो इरिगेटेड है, मतलब कि वो इरिगेशन वाले चैनल से होता है। बाद बाकी 85% जो हमारा लैंड है वो मानसून पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और अगर ब्रॉड ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो हमारे इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में बांटा गया है। और हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि उसमें से 3 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन जो है हमारे झारखंड में है, ठीक है। जो सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है, वेस्टर्न प्लेट्यू है, एंड साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू है, ठीक है। और एक डेटा के अनुसार देखा गया है कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन जो है झारखंड में एग्रीकल्चर का, वो मात्र 14.7% है। जबकि एग्रीकल्चर में 43% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट लेबर फोर्स इज इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर, ठीक है। हमारा एवरेज एनुअल रेनफॉल है तो 140 सेंटीमीटर, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है 1149। एक बार आप उसको क्रॉस चेक करिएगा, ठीक है। तो जो हमारा एवरेज जो एनुअल रेनफॉल है उसमें 140 सेंटीमीटर है। अब लेकिन इसमें अब जो जो भी एवरेज रेनफॉल है उसमें हम लोग को झारखंड में दोनों ब्रांच ऑफ मानसून से रेन आता है। एक साउथ वेस्ट ब्रांच और एक रिट्रीटिंग मानसून, जो नॉर्थ ईस्ट ब्रांच, तो लौटते समय जो आता है पानी, मानसून जब रिटर्न करता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पानी आता है वो जो साउथ वेस्ट मानसून है उससे आता है। तो 83% जो हमारे पास रेन जो है वो साउथ वेस्ट मानसून से आता है। और 6.5% जो रेन है वो आपको रिट्रीटिंग मानसून से आता है। और 6.5% जो है प्री मानसून रेन है उससे आता है। और 4% जो रेन है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आता है। तो ये आपको अगर क्रोनोलॉजी में सजाने दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा रेन जो है हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मानसून से आता है, और सबसे कम रेन जो हमारे यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आता है, ठीक है। और पिछले 100 साल में हमारे यहाँ अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो डिक्रीज किया है लगभग लगभग 150 mm। पिछले 100 साल में 150 mm झारखंड में रेनफॉल डिक्रीज किया है। इसका मेन कारण जो है वो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। खत्म। अब आ जाइए इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन इन झारखंड, ठीक है। ये पेज में आपको डेटाज है थोड़ा, ठीक है। तो हमारे झारखंड में ये ऊपर वाली चीज को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जो मार्क है उसको मैं बता रहा हूँ कि हमारे झारखंड में जो नंबर ऑफ वल्चर जो है वो रैपिडली डिक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि और जानिए 3 स्पीसीज हमारे झारखंड में मेनली मिलता है। एक जिप्स बेंगहालेंसिस, जिप्स इंडिकस एंड इजिप्शियन। तो याद रखिएगा 3 टाइप का वल्चर हमारे यहाँ मिलता है, बंगाल, इंडिया और इजिप्ट। ये आप इसका साइंटिफिक नेम इससे थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बंगाल, इंडिकस एंड इजिप्शियन जो है 3 टाइप का हमारे यहाँ वल्चर मिलता है। इसका मेन रीजन तो आप लोग सबको जानते हो कि वल्चर का मेन रीजन एक्सटिंक्शन होने का क्या है। जो एक पेन रिलीविंग ड्रग होता है जो डाइक्लोफेनाक आप देखेंगे आपके घर में भी, अगर पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट आता है तो उसमें भी देखिएगा तो कंपोजिशन में डाइक्लोफेनाक मिलता है। तो जैसे कि हमारे यूजेज से तो कल्चर वो दिक्कत डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जो कैटल्स होते हैं, गाय भैंस, उन लोग उनको उनके जो मेडिसिन में अगर डाइक्लोफेनाक होता है तो उनको वो क्या होता है कि जब वो मर जाते हैं तो वल्चर क्या है, वल्चर एक स्कैवेंजर है। तो वो क्या करता है, जब मर जाता है कोई एनिमल तो उसके ऊपर वो उसको नोच नोच से खाता है। तो कब जब खाता है तो आपके कैटल्स में डाइक्लोफेनाक मिलने के कारण वो उनके कारण अंदर जम जाता है, जो उनके लिए हार्मफुल है। उसके कारण वो एक्सटिंक्ट करते जा रहे हैं। दूसरा कारण भी है, वो है जो नेचुरल हैबिटेट वल्चर का क्या है, वल्चर का नेचुरल हैबिटेट है वो भी पेड़ में ही रहता है। अगर हम लोग के यहाँ पेड़ क्या है, पेड़ जो है रेकलेसली कटिंग हो रहा है, उसके कारण उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। इस कारण वो हैबिटेट पे नहीं रह पा रहे, इधर उधर उड़ रहे हैं, कहीं शिकार हो जा रहे हैं, कहीं मर जा रहे हैं, कहीं बिजली की चपेट में आके मर जा रहे हैं। तो ये भी इनका कारण है, ठीक। फिर 2015 में हमारे मुख्यमंत्री जन वन योजना आया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था पीपल को इनकरेज करना कि अपने प्राइवेट लैंड में जो ट्री प्लांट करें। आप जितना भी खर्च करेंगे ट्री लगाने और उसका मेंटेनेंस में, उसका 75% जो है आपको रिम्बर्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, इसका ईयर याद होना चाहिए कि 2015 में आया था और कितना परसेंट रिम्बर्स हो जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये बात यहाँ प्राइवेट लैंड की वजह से 3 चीज इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर, प्राइवेट लैंड और इसका कितना परसेंटेज रिम्बर्स होगा, ठीक। 2015 में इको टूरिज्म पॉलिसी आया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि इको फ्रेंडली मेथड से आप इनकरेज करिए, मतलब इको फ्रेंडली मेथड्स को इनकरेज करने के लिए इको टूरिज्म पॉलिसी आया था। ये इसके तहत आपका इसके फर्स्ट फेज में ये मैं कुछ कुछ जगह का नाम बताऊंगा, इन सब एरिया को डेवलप किया गया था बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो ठीक है। कौन कौन सा जगह, अब कौन कौन सा जगह था ये तो अब आपको नहीं पूछा जाएगा कि इको टूरिज्म पॉलिसी के अंदर कौन कौन सा जगह था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा चीज कहाँ पे है।
तो जैसे पहले सबसे पहला फॉसिल पार्क कहाँ है? फॉसिल पार्क है साहेबगंज में। तो फॉसिल भाई, फॉसिल का आप लोग जानते ही होंगे कि उसको भी याद कैसे करें। तो फॉसिल फॉसिल का आप लोग सुने होंगे, सबसे पहले फॉसिल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता होगा कि फॉसिल का घड़ी। तो फॉसिल का घड़ी तो भाई बहुत महंगा होता है। फॉसिल का घड़ी महंगा होता है तो कौन पहनेगा भाई? साहब लोग जो होंगे वही पहनेंगे भाई। तो फॉसिल पार्क तो आपको साहेब लोग के हाथ में मिलेगा। तो ऐसी तरह से आप फॉसिल पार्क कहाँ है? वो साहेबगंज में है। पारसनाथ के लिए बताने की जरूरत नहीं है, पारसनाथ जो गिरिडीह में है। कन्हारी, कन्हारी हिल के लिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कान्हा जी को एग्जाम, आप इमेजिन करिए कि कान्हा जी जंगल में घूम रहे हैं। तो कान्हा जी जंगल में घूम रहे हैं, किनारे किनारे बाग है। तो हजारी बाग में कन्हारी जंगल है। त्रिकुट हिल देवघर में है। त्रिकुट भाई त्रिदेव, त्रिदेव जी का जगह, त्रिदेव हमारे बाबा बाबा धाम देवघर में है। तो त्रिकुट हिल भी देवघर में है। तिलैया डैम कोडरमा में है। टाइगर प्रोजेक्ट तो एक ही है हमारे यहाँ पलामू में है। नेतरहाट फेमस जगह लातेहार में। दलमा जो है मैंने बताया है, जो डी डी जो है सबसे नजदीक ई के पास है। तो दलमा जो है आपका ईस्ट सिंहभूम वाले एरिया में। तो ये सब एरिया को इको टूरिज्म पॉलिसी के थ्रू डेवलप किया गया था। ठीक है। तो इको टूरिज्म को स्टेट में प्रमोट करने के लिए जो जो विलेज के जो लोकल पीपल हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा था एज ए नेचर गाइड। ठीक है। सरकार जो है ड्रॉट से लड़ने के लिए डोभा का भी कंस्ट्रक्शन कर रही थी मनरेगा के तहत। ये आपको 2016-17 का बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डोभा कंस्ट्रक्शन में, डोभा का मतलब क्या था? डोभा जो बनाया जाता है जिसे हम बना के हम रेन वाटर को स्टोर कर सके। इसको मनरेगा के तहत सरकार जो बनवाई थी, 200 करोड़ इसमें खर्चा की थी। 6 लाख डोभा बनाने का टारगेट था। ठीक है। फिर अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो आपको जो फॉरेस्ट लैंड होता है, वो किसको दिया जा सकता है? वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को और फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। ठीक है। और ये फॉरेस्ट ड्वेलर को तभी दिया जाएगा जब ये फॉरेस्ट ड्वेलर जो है वो 2006 से पहले से फॉरेस्ट में रह रहे होंगे। ठीक है। अब आ जाइए, अब आ जाइए हाँ। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम को अप्रूव किया है इन द पीपीपी मॉडल 4 जगह पे: रांची, पाकुड़, धनबाद और चकुलिया। तो जगह आपको पता होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम कहाँ कहाँ अप्रूव किया है। तो रांची, पाकुड़, धनबाद और चकुलिया। रांची, पाकुड़, धनबाद और चकुलिया, अब इसको याद करना होगा। रांची में तो हम लोग देखते ही हैं, रांची वाले लोग को पता है। पाकुड़, धनबाद, चकुलिया, 3 जगह आपको याद करना होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब हर चीज तो ठीक है। चलिए, अब एक चीज और है कि हिटाची एक कंपनी है। हिटाची 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 अगर आप लोग गेस करना होगा तो आप लोग गेस भी कर लेंगे। हिटाची जो है वो जापान की कंपनी है। तो उसको स्टेट गवर्नमेंट के से कंसेंट पे उसको मतलब एग्रीमेंट हुआ है कि वो जो हिटाची कंपनी है वो झारखंड में एक प्लांट बैठाएगी जो कि पावर जनरेट करेगी। किस चीज से? सॉलिड वेस्ट से। तो हिटाची कंपनी जो है सॉलिड वेस्ट से पावर जनरेट करेगी झारखंड में। ठीक, इससे एग्रीमेंट हुआ था। हिटाची आपको पता होना चाहिए। फिर ये भी जानिए कि रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, एसएल इंफ्रा के साथ एक एग्रीमेंट की है, जिसके साथ वो अगले 25 साल तक स्टेट में सैनिटेशन वर्क पे काम करे, मतलब रांची एरिया में अगले 25 साल तक सैनिटेशन वर्क पे काम करेगी। ठीक है। और as many as 8 missions have been announced by the government of India to control the effects of climate change. For this, state government has decided to set up state climate change action unit. तो झारखंड गवर्नमेंट जो है झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट बनाई है, जिससे वो, ताकि वेरियस गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट है वो एक समन्वय बैठा सके, कोऑर्डिनेशन बैठा सके। ठीक है। तो झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट है, उसका काम है, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड और मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल बैलेंस, ये सब चीज़ों पे ध्यान देने का। ये मत सोचिएगा कि क्लाइमेट चेंज है तो सिर्फ क्लाइमेट पे ही। इसका काम जो है वो इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान देगी, पॉवर्टी एलिवेशन पे भी ध्यान देगी, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड पे भी ध्यान देगी, इन्वायरमेंटल बैलेंस पे भी ध्यान देगी। ठीक है। और मैंने पिछले ही रिपोर्ट पहले ही आपको बताया था, ऊपर ही लिखा हुआ था कि 2000 यहाँ पे भी एक अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2020 से 2050 तक में एक रिपोर्ट आया था वर्ल्ड क्लाइमेट डेटा का, कि हमारे झारखंड में 2020 से 2050 के बीच में जो समर और विंटर में देखा जाएगा कि समर में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा और विंटर में 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब विंटर में ज्यादा गर्मी बढ़ेगा एज कम्पेयर टू समर। ठीक। तो झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ है? झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो देखिए 2001 में झारखंड जैसे ही अलग हुआ बिहार से, तो सबसे पहले उनका ध्यान आया कि नहीं, हमें पॉल्यूशन को अच्छे से टैकल करना है। तो आप देखिएगा कि पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए भाई क्या है, तो पॉल्यूशन सबसे कारण जो है ये आपका, ये सब जो हम लोग फॉसिल ये सब यूज करते हैं,
झारखंड में आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो 2001 में बना कि पॉल्यूशन से लड़े। और 2001 में आपका एक और चीज बनता है पॉल्यूशन से लड़ने के लिए, जो है जरेडा, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये भी 2001 में बनती है, तो 2001 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो स्टैब्लिश हुआ कौन से एक्ट के अंदर? ये स्टैब्लिश हुआ सेक्शन नंबर 4 ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसके तहत आपका झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टैब्लिश किया गया। कब स्टैब्लिश किया गया? 2001 में, ठीक है। 2001 में स्टैब्लिश किया गया। और इसका जो वर्क होता है झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये वर्क किसके अंडर करती है? वर्क करती है उसी एक्ट के अंदर, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसका सेक्शन नंबर 17 है। सेक्शन याद करना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन आप सुन लिए तो आपके लिए सही रहेगा। और एक और चीज के अंदर काम कर रही है, इसका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। 1974 और 1981 आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि वाटर वाला एक्ट 1974 है और एयर पोल्यूशन वाला एक्ट 1981 है, ठीक। तो झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हेड ऑफिस कहाँ है? तो हेड ऑफिस भाई रांची, झारखंड, रांची में है, एचईसी कॉम्प्लेक्स में, टीए बिल्डिंग में। इसका रीजनल ऑफिस कहाँ है? तुपुदाना में। इसका सेंट्रल लेबोरेटरी भी तुपुदाना में। रीजनल ऑफिस पे क्वेश्चन आ चुका है कि रीजनल ऑफिस कम लेबोरेटरी कहाँ है? तो देखिए 3-4 जगह है, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर। DDJH धनबाद, देवघर, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, जमशेदपुर, ठीक। फिर झारखंड एनर्जी पॉलिसी आया 2012 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ावा दिया जाए। नॉन कन्वेंशनल जैसे कि विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए बात आ गया है कि जरेडा का, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका भी स्टैब्लिश 2001 में, भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्यों बनाया गया? ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया सके। झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी, ये कब आया? ये भी 2011 में आया। ये स्टेट वाटर पॉलिसी का क्या काम था? दिस पॉलिसी हैज बीन फॉर्मेटेड विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी ऑफ द स्टेट टू नेचुरल कैलेमिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पॉलिसी भी क्वेश्चन आया हुआ है कि दिस पॉलिसी हैज बीन फॉर्मेटेड विद द एम ऑफ टू रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी ऑफ द स्टेट टू द नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है। निखिल मेहुल एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है, दिया हुआ है कि भाई वो झारखंड में कल्पतरू ट्री को बचाने में बहुत काम किए हैं। कल्पतरू ट्री जो है हाई वाटर स्टोरेज प्लांट कैपेसिटी वाला प्लांट है, और वो इसीलिए वो ड्राई इन्वायरमेंट भी सस्टेन कर सकता है। कल्पतरू जो है वो अफ्रीकन ओरिजिन का ट्री है। अब इसमें लिखा तो ऐसा ही है कि 9 कल्पतरू ट्री है पूरे इंडिया में, और इसमें से 4 ट्री जो है वो झारखंड में। अभी कितना सही है कितना नहीं, लेकिन आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि 9 कल्पतरू ट्री है इंडिया में, लेकिन उसमें 4 ट्री जो है सिर्फ और सिर्फ झारखंड में, मतलब 4 ट्री तो झारखंड में ही अवेलेबल है, बताइए। तो ये तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोग इसको चेक करिएगा अपने एंड से, ठीक है। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक एफर्ट ये किया गया है कि मखान कटोरी और शिवलिंगम फ्लावर, जो कि इंडेंजर्ड स्पेसीज है फ्लावर्स का, उसको बचाने के लिए झारखंड गवर्नमेंट जो है एफर्ट की है। तो मखान कटोरी और शिवलिंगम, जानिए कि क्या है मखान कटोरी और शिवलिंगम? फ्लावर है, ठीक है। फिर इग्नू, इग्नू क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी झारखंड स्टेट जल छज्जन मिशन के साथ कोलैबोरेट करके एक डिप्लोमा कोर्स इन वाटर मैनेजमेंट झारखंड में चालू करने वाली है, जो कि पूरे कंट्री का पहला ऐसा कोर्स होगा, डिप्लोमा कोर्स इन वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दो 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 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर चला रहे थे, इग्नू प्लस झारखंड स्टेट जल छजन मिशन, ठीक है। याद रख पाएंगे ना? दो चीज है, इग्नू, इग्नू और झारखंड स्टेट जल। तो जल वाला तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि जल दिखेगा तो ऑप्शन मार दीजिएगा, लेकिन इग्नू कैसे याद रखिएगा भाई? इग्नू, इग्नू याद रखने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, इग्नू याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए विजन डॉक्यूमेंट ऑन ट्रांजिशन टू लो कार्बन इकोनॉमी। तो 2023 में झारखंड गवर्नमेंट जो है एक विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च की थी, जिसका नाम था नव निर्माण की ओर अग्रसर। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड गवर्नमेंट 2023, क्योंकि रिसेंट डेटा है, उसके बाद ही एक बार एग्जाम ही हुआ है, उसमें पहली बार में क्वेश्चन आ गया, तो इंपॉर्टेंट है। झारखंड लॉन्च विजन पेपर ऑन 19 जुलाई 2023 अंडर टाइटल अंडर नव निर्माण की ओर अग्रसर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि झारखंड को जो है सस्टेनेबली ट्रांजिशन प्रोसेस में लाया जाए, जिसमें कि हम स्टेट जो है लो क्लाइमेट और लो कार्बन और क्लाइमेट रेजिलिएंट इकोनॉमी की ओर बढ़े। ये जो है डॉक्यूमेंट जो है उस समय के चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह जी के द्वारा रिलीज किया गया था, ठीक है। अब चलिए हम लोग ज्यादा नहीं बचा, लास्ट में ही है हम लोग। तो नेशनल एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इन झारखंड, नेशनल एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इन झारखंड
वहाँ झारखंड में एग्रो क्लाइमेटिक जोन से मत कंफ्यूज करिएगा, ये एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन 3 था, ये एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है, ये आपको 4 है। ये 4 रीजन है, 11, 12, 13, 15, 14 नहीं है। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन 4 है, 11, 12, 13, 15, क्योंकि मैंने एक टेस्ट सीरीज लगाया था, इसमें क्वेश्चन था ये, याद रखिएगा। 11, 12, 13, 15, 14 नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इकोलॉजिकल रीजन वो नंबर 12 है। इसमें कि रांची, खूंटी, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, ये सब एरिया आता है। ठीक है, ये आप ये जान लीजिए, मेन जानना है कि कौन कौन सा रीजन है। 11, 12, 13, 15, और ये रीजन में सबसे बड़ा कौन सा है, वो 12 नंबर है। ठीक है, ठीक। और एग्रो इकोलॉजिकल जोन क्या होता है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन में हम पढ़ते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट, उस जगह का सॉइल, उस जगह का वाटर, उस जगह का फ्लोरा, उस जगह का फौना को पढ़ते हैं। ठीक है, फिर ये लास्ट में आ गया हम कि आपको नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये आया था। इसका ये कम अप विथ 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन बेस्ड ऑन द ग्रोइंग पीरियड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो छोड़ दीजिए। ये 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में आया था, और इसके अंदर 60 सब जोन था। ये खत्म हो गया। नव निर्माण की ओर अगर सर हम पढ़ ही लिए कि सस्टेनेबली झारखंड को इसकी ओर बढ़ाना होगा। फिर एक पॉइंट और है कि बीइंग अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, झारखंड हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कोल प्रोडक्शन, कंट्रीब्यूटिंग टू 16% ऑफ द आउटपुट टोटल आउटपुट में 60% है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में जो कोल का रिजर्व है वो अप्रॉक्स 27.3% है। ठीक है, लेकिन हम प्रोडक्शन के मामले में 16% है। तो थैंक यू, ये तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर हम लास्ट चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट झारखंड को